हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का समर्पण के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि डिटरमिनेंट से पहले मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों ने डाउट, बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा है, तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ कि कहीं बनाने में टाइम लग रहा होगा, तो बना के भेजिएगा, तो मैं डाउट डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन डिटरमिनेंट का देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट क्या है? तो इट इज द एरे ऑफ नंबर्स प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन ए स्क्वायर फॉर्म एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू। बच्चों कह रहा है कि डिटरमिनेंट क्या है? तो ये नंबर्स का एरे है, ठीक है। ये नंबर्स का एरे है जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस्ड होता है, ठीक है। जो कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस्ड होता है, ठीक है, जो नंबर्स, और ये एक वैल्यू देता है, ठीक है। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू, ये एक वैल्यू देता है, ठीक है। बच्चों देखिए, हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, इट इज द एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। डिटरमिनेंट भी नंबर्स का एरे ही है, मैट्रिक्स की तरह डिटरमिनेंट भी नंबर्स का एरे ही है। लेकिन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है, ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैंने लिखाया था इट इज द डिटरमिनेंट, सॉरी, मैट्रिक्स इट इज द एरे ऑफ नंबर्स प्लेस्ड बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, प्लेस्ड बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बच्चों हमने क्या बोला था कि मैट्रिसेस नंबर्स का एरे है जो कि ब्रैकेट के अंदर प्लेस होता है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट के अंदर प्लेस होता है, ठीक है। और साथ ही मैंने बोला था इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन स्क्वायर फॉर्म नहीं बोला था, ठीक है, बोला था इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है कि ये दो वर्टिकल लाइन, डिटरमिनेंट भी नंबर्स का एरे ही है, नंबर्स का एक ढांचा ही है, लेकिन ये एक स्क्वायर फॉर्म में होता है और ये ब्रैकेट से क्लोज नहीं होता है, ये दो वर्टिकल लाइन से क्लोज होता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि डिटरमिनेंट होता कैसा है, ठीक है। और साथ ही आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता था, वो सिर्फ एक ढांचा होता था, वो सिर्फ एक एरे ऑफ नंबर्स होता था, ठीक है। उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता था। लेकिन डिटरमिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा, डिटरमिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डिटरमिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसका मतलब तो डिटरमिनेंट भी एक नंबर ही हुआ। बिल्कुल बच्चों, डिटरमिनेंट भी एक नंबर ही हुआ। और मैंने उसी से रिलेटेड ये नोट में लिखा है कि डिटरमिनेंट इज द अल्टरनेटिव फॉर टू राइट ए नंबर। कि डिटरमिनेंट क्या है? तो किसी नंबर को लिखने का अल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है। किसी नंबर को लिखने का अल्टरनेटिव तरीका। बेसिकली समझिए कि डिटरमिनेंट एक नंबर ही है, डिटरमिनेंट का वैल्यू एक नंबर ही आता है, एक नंबर ही आता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए डिटरमिनेंट कैसा होता है, तो मैंने क्या बताया, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में नंबर प्लेस्ड होता है, ठीक है। नंबर्स का एरे होता है जो कि किस फॉर्म का होता है, स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब है बच्चों कि जितना हॉरिजॉन्टल लाइन उतना ही वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 2, वर्टिकल लाइन भी 2, हॉरिजॉन्टल लाइन भी 2, ठीक है बच्चों। दो वर्टिकल, यानी कि ये एक एरे है स्क्वायर फॉर्म का जो कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस्ड है। इसका मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 1 2 और 3, आपका 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। यानी कि ये एक स्क्वायर फॉर्म का, ये एक नंबर्स का एरे है जो कि स्क्वायर के फॉर्म का, और साथ ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन से बंद है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन से बंद है। तो इसका मतलब ये भी एक डिटरमिनेंट हुआ बच्चों। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट नंबर्स का ऐसा एरे है जो कि दो वर्टिकल लाइन से बंद होता है, ठीक है। और वो स्क्वायर फॉर्म का होता है बच्चों। स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब है जितना नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा डिटरमिनेंट में, जो नंबर्स का एरे होगा उसमें जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही वर्टिकल लाइन भी होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 वर्टिकल लाइन है कि नहीं है ना बच्चों। अब देखिए ये जो, अगर इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, अच्छा हम मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते थे, रो, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते थे, कॉलम। उसी तरह यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। देखिए
पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने लिखा है रो 1, दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो 2, तीसरे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो 3। पहले वर्टिकल लाइन को कॉलम 1 C1, दूसरे वर्टिकल लाइन को कॉलम 2 C2 और तीसरे वर्टिकल लाइन को कॉलम 3 यानी कि C3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रो कहलाता है और वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है, कॉलम। ठीक है बच्चों, तो डिटरमिनेंट बेसिकली होता क्या हुआ आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, डिटरमिनेंट अभी मैंने बोला है कि डिटरमिनेंट भी एक नंबर ही है, यानी कि इसका कोई वैल्यू आता है, ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बस इतना जानो अभी कि इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली डिटरमिनेंट क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है, तो ये स्क्वायर फॉर्म का एरे ऑफ नंबर्स होता है जो कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस्ड होता है। अब देखिए हम आते हैं अगले पॉइंट पे, मूव करते बात को देखिए, लिखा हुआ अगला पॉइंट है नंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली आर सेड टू फॉर्म रोज, यानी कि जो नंबर्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं वो रोज फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बोला जाता है कि ये रो फॉर्म करते हैं बच्चों। अच्छा, एंड नंबर प्लेस्ड वर्टिकली आर सेड टू फॉर्म कॉलम्स, और जो नंबर वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं वो कॉलम फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बोला जाता है कि वो कॉलम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है इनडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, डिटरमिनेंट जो होता है उसमें डिटरमिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। ठीक है, अगर रो और कॉलम का संख्या इक्वल नहीं होगा तो वो एक डिटरमिनेंट नहीं होगा। यहाँ मैट्रिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स में रो और कॉलम का नंबर सेम हो या नहीं हो, दोनों केस में वो एक मैट्रिक्स कहलाता था। लेकिन डिटरमिनेंट में रो और कॉलम का संख्या इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये 6 नंबर्स लिखा 1 2 3 4 5 6। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 1 2 3। यहाँ पे देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, इसलिए ये डिटरमिनेंट नहीं है, नॉट ए डिटरमिनेंट। अब देखिए अगला वाला जो है ये क्या लिखा हुआ है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस्ड है नंबर 1 2 3 0, जिसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो वर्टिकल लाइन है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस है और स्क्वायर फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज n क्रॉस n और n if it has number of rows या n number of columns। बच्चों देखिए सबसे पहली बात, डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी डिटरमिनेंट का, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम का जो संख्या होता है ना वही हमारा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है। जैसे अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज यानी कि रोज का संख्या या कॉलम का संख्या n है, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट के ऑर्डर को n क्रॉस n बोलेंगे या फिर हम सिर्फ n भी बोल सकते हैं, n क्रॉस n या n बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, हम डिटरमिनेंट का ऑर्डर n क्रॉस n या n बोल सकते हैं। ठीक है, इफ इट हैज n नंबर ऑफ रोज और ब्रैकेट में कॉलम्स लिखा हुआ है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर n रोज है या फिर n कॉलम है, ठीक है, रोज और कॉलम इक्वल ही होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर हम या तो n क्रॉस n बोलेंगे या फिर सिर्फ n भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस n क्रॉस n को आप मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर मत बोल दीजिएगा। ठीक है, n क्रॉस n ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स में भी ये चीज बताया था। ठीक है बच्चों, तो इनको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए कि किसी मैट्रिक्स में इन जनरल किसी एलिमेंट को हम
किससे डिनोट करते थे, ए आई जे से, जहां आई क्या होता था, नंबर ऑफ रोज, आई क्या होता था उसके रो का संख्या और जे क्या होता था उसके कॉलम का संख्या, ठीक है। उसी तरह से हम किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट को भी इन जनरल ए आई जे से डिनोट करेंगे, जहां आई उसके रो का संख्या होगा और जे उसके कॉलम का, ठीक है। जैसे देखिए बात करते हैं कि मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, ठीक है, एक मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं 4 क्रॉस 4 1 2 5 और 6, ठीक है, 1 3 0 7 1 3 0 7 2 4 6 8 3 7 9 10, है ना बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लिया 4 क्रॉस 4 का, 4 क्रॉस 4 का। अब देखिए कि मान लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, अब इस एलिमेंट को मुझे डिनोट करना है, ठीक है, इस एलिमेंट को हमें डिनोट करना है, ठीक है। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, इस एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये वाला जो आपका रो 1 है, ये जो है आपका रो 2 है, ये जो है आपका रो 3 है और ये जो है आपका रो 4 है, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है और ये आपका कॉलम 4 है कि नहीं है बच्चों। अब देखिए ये जो नंबर 7 है, ये किस कॉलम और किस रो में प्रेजेंट है। ये जो आपका 7 है, ये 7 आपका सबसे पहले फर्स्ट सेकंड रो में, किस रो में, सेकंड रो में है, और कॉलम कौन सा, 4। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, 8 2 4। 7 को हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 2 4। क्यों 8 2 4 से डिनोट करेंगे, क्योंकि सेकंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है, तो इसको हमने डिनोट कर दिया 8 2 4 से। इसी तरह मान लीजिए बच्चों हमें अगर ये वाला डिनोट करना हो कि ये नंबर, इसको हम इन जनरल कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज कि किस रो में है, तीसरे रो में, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा आपका A32 क्योंकि सारा एलिमेंट ए टाइप का है और ये एलिमेंट थर्ड रो और सेकंड कॉलम का है, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया A32 से, ठीक है बच्चों। इसी तरह किसी भी एलिमेंट को हम इन जनरल किससे डिनोट करेंगे, AIJ से, ठीक है। जहां I क्या होगा बच्चों, जहां I जो होगा वो क्या होगा, I जो होगा रो होगा और J क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा कॉलम। AIJ में I क्या हो जाएगा रो और J क्या हो जाएगा कॉलम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए बच्चों, तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, इसी को थ्योरी के फॉर्म में लिखा देता हूं कि एलिमेंट AIJ will be present in ith row and jth कॉलम। बच्चों देखिए हम किसी भी एलिमेंट को इन जनरल किससे डिनोट करते हैं, AIJ से, ठीक है। और I क्या होता है रो और J क्या होता है कॉलम। उसी को मैंने लिख दिया कि एलिमेंट AIJ will be present in ith row and jth कॉलम, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। बच्चों को मैंने आपको मैट्रिक्स में ही बताया था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लॉग आने वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे जाना चाहिए,
प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाला जो भी एलिमेंट होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाला जो भी एलिमेंट होता है, सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। अच्छा बच्चों, साथ ही मैंने ये भी बताया था मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट आते हैं उसके रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट आते हैं उनके रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट will have same row number, will have same row number and same column number अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि सेम रो नंबर है और सेम कॉलम नंबर है। ठीक है, तो एलिमेंट किस टाइप का होगा बच्चों? तो एलिमेंट होगा दैट इज ए आई आई। एलिमेंट किस टाइप का होगा? ए आई आई टाइप का। ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या फिर रहने दीजिए, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स में ये टर्म भी बताया था कि ए आई जे और ए जे आई जो होते हैं वो कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे A21 ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A12 और इसको क्या बोलेंगे? A21। ठीक है, तो A21 और A12 जो होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने ये टर्म मैट्रिसेस में बताया था आप लोगों को, और डिटरमिनेंट में भी मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि A21 और A12 कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएंगे। उसी तरह ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है? A13 और ये वाला क्या है? A31। ठीक है, ये आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह AIJ और AJI क्या होंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे। तो बच्चों लिखिएगा AIJ and AJI are called conjugate elements, are called conjugate elements, and these elements will be symmetric about the diagonal। ठीक है, about the diagonal। बच्चों AIJ और AJI कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं, साथ ही यह डायगोनल के अबाउट, डायगोनल मींस प्रिंसिपल डायगोनल, उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होते हैं। जैसे बच्चों देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपको लगेगा कि A31 का मिरर इमेज A13 है। ठीक है, A31 का मिरर इमेज आपको इसमें दिखेगा A13। इसी तरह आपको A12 का A21 मिरर इमेज दिखेगा। तो मिरर इमेज किसी भी लाइन में कोई किसी एलिमेंट का मिरर इमेज कब दिखता है? जब वो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। ये इसका मिरर इमेज या फिर ये इसका मिरर इमेज कब दिखेगा? जब ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तभी ना। तो बच्चों ये बस जस्ट थ्योरी है, कहने की बात है, ज्यादा इसका क्वेश्चन में यूज नहीं होता है इस लाइन का कि एंड दीस एलिमेंट्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा बस जानने के लिए। बाकी इसका क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ये अप्लाई नहीं होता है, कभी-कभी हो सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत कम आते हैं।
ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। बच्चों हम अगर बात करें कि किसी n ऑर्डर के किसी जनरल मैट्रिक्स को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? किसी n ऑर्डर के जनरल मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे बच्चों? सॉरी, डिटरमिनेंट किसी n ऑर्डर के, अगर हम किसी जनरल डिटरमिनेंट n ऑर्डर के जनरल डिटरमिनेंट को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो वो मैं दिखाता हूं, ठीक है। और डिटरमिनेंट को हम कभी-कभी डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर देखिए आप लोगों ने मैट्रिक्स में ही आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, कि n ऑर्डर का अगर हमको डिटरमिनेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? a11 a12 a13 से लेकर कहां तक जाएगा बच्चों? ऑर्डर n है तो वॉल्यूम भी n होगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना होगा? n, तो कहां तक जाएगा? a1n तक, ठीक है। फिर सेकंड रो कितना हो जाएगा? a21 a22 a23 से लेकर कहां तक जाएगा बच्चों? a2n तक, कहां तक? a2n, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला a31 a32 a33 से लेके a3n, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात कीजिए तो an1 an2 an3 से लेके an हो जाएगा बच्चों। ये आपका एक n क्रॉस n का जनरल डिटरमिनेंट है। इन जनरल अगर हम किसी n क्रॉस n को हम इन जनरल किसी n क्रॉस n के डिटरमिनेंट को अगर लिखने की कोशिश करें तो वो ऐसा ही होगा या नहीं होगा? होगा ना, इस तरह का। अब देखिए अगर इस तरह का होगा, ठीक है, तो अब हम इसको इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे? जैसे हम मैट्रिक्स को बच्चों आप लोगों को याद होगा कि m क्रॉस n ये मैट्रिक्स को हम इन शॉर्ट कैसे लिखते थे? aij ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते थे और बगल में लिखते थे m क्रॉस n, ठीक है। कुछ उसी तरह से हम इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दो वर्टिकल लाइन के बीच aij और ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। कैसे लिख देंगे बच्चों? हम देखिए वहां मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता था तो aij के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्टिकल लाइन है तो aij के ऊपर हमने वर्टिकल लाइन दे दिया, ठीक है। और यहाँ वहां क्या होता था? ऑर्डर m क्रॉस n होता था। जनरल मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता था तो हम यहाँ पे m क्रॉस n देते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में तो रोज और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं, तो जनरल डिटरमिनेंट का ऑर्डर n क्रॉस n होता है, तो हमने यहाँ पे n क्रॉस n दे दिया, ठीक है बच्चों। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं aij दो वर्टिकल लाइन से बंद और सिर्फ n, क्योंकि ऑर्डर n भी होता है और n क्रॉस n ऑर्डर को हम किसी डिटरमिनेंट के n ऑर्डर के किसी डिटरमिनेंट को हम n क्रॉस n भी लिखते हैं और n भी लिखते हैं, ठीक है। कि किसी डिटरमिनेंट में अगर n हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन है तो उस डिटरमिनेंट के ऑर्डर को n क्रॉस n भी लिखते हैं और n भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है बच्चों, हमने ऐसा लिख दिया इसलिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को अगर इसी तरह से लिखने के लिए कुछ मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नहीं बस जस्ट कि Bij m क्रॉस n दे दिया जाए, ठीक है। आप लोगों को Bij m क्रॉस n क्या Bij m क्रॉस n, ठीक है। ये एक डिटरमिनेंट इन शॉर्ट एक डिटरमिनेंट लिख दिया गया है, ठीक है,
जिसको आप इलोबरेट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको भी तो देख के हम ये लिख सकते हैं ना, हम ये देख के ये बोल सकते हैं, तो ये देख के तो ये भी तो बोल सकते हैं। दूसरी तरह देखिए ए आई जे दो वर्टिकल लाइन के अंदर बंद और ऑर्डर n क्रॉस n था, ठीक है, तो हमने क्या लिखा a11 a12 a13 से लेके a1n, फिर सेकंड रो a21 से लेके a2n, फिर थर्ड रो a31 से लेके a3n, और इसी तरह nth रो an1 से लेके an2 से लेके ann तक, ठीक है, और दो लाइन से बंद कर दिया। उसी तरह हम इस मैट्रिक्स को भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि B11 B12 B13 से लेकर के B1n तक, ठीक है, B21 B22 B23 से लेकर के B2n तक होगा। इसी तरह और नीचे जाइए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका B31 B32 B33 से लेके B3n तक, ठीक है, चलते जाइए तो यहां से होगा BN1 BN2, लास्ट रो जो होगा BN3 से लेके BNN तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Bij m सॉरी यहां पर बच्चों m क्रॉस n दीजिएगा, क्योंकि कभी भी डिटरमिनेंट m क्रॉस n नहीं होगा। मैंने यहां बोला m क्रॉस n नहीं था, शायद गलती से m क्रॉस n लिखा गया था, ठीक है। तो किसी डिटरमिनेंट Bij क्लोज ब्रैकेट बाय टू वर्टिकल लाइंस m क्रॉस n सॉरी n क्रॉस n, ठीक है, ये अगर सिंबल आपको दे दिया जाए, ठीक है, ये सिंबल, तो हम क्या समझेंगे कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है n क्रॉस n का जो कि इस तरह का है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको समझ ही गए तो एक डिटरमिनेंट ड्रॉ लिख के बताइए। अगर आपके पास आ जाए कि C I J m क्रॉस m C I J m क्रॉस m, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो जरा ध्यान से देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सिंपल है C11 C12 से लेकर C1n, इसी तरह C21 C22 से लेकर C2n, और इसी तरह लास्ट रो CN1 CN2 से लेकर कहां तक CNN तक, ठीक है। बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे m क्रॉस m है, ठीक है, तो जहां जहां आपने m लगाया है m लगा दीजिए, क्योंकि बिना देखे हुए नहीं लिखना है, ठीक है। m यहाँ पर भी दो m m, ठीक है, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग लिख चुके हैं, सॉरी ये आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। तो बच्चों मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर दे रहे हैं। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? माइनर और कोफैक्टर के बारे में, कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए माइनर होता क्या है, ठीक है।
सबसे पहले हम माइनर के बारे में बात कर लेते हैं कि माइनर होता क्या, ठीक है। तो देखिए माइनर क्या होता है, लिखिएगा आपको मेरे साथ साथ। माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एज MIJ, is denoted as MIJ and is determinant obtained from original determinant by removing ith root and jth कॉलम, ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम। देखिए बच्चों, बात करें अगर हम माइनर के बारे में, तो माइनर क्या होता है समझिएगा। तो देखिए माइनर क्या होता है, तो देखिए माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एज MIJ and is determinant obtained from original determinant by removing ith root and jth column। सबसे पहली बात बच्चों कि किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का, किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है, ठीक है। साथ ही किसी भी डिटर्मिनेंट का जो माइनर होता है वो भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है, ठीक है। जिस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है, ठीक है। अब सुनिए और देखिए, अगर कोई एलिमेंट ए आई जे, कोई एलिमेंट है ए आई जे, किसी डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो उस डिटर्मिनेंट में से ith रो और jth कॉलम को हटा दीजिए, ठीक है। बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो कहलाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। जैसे देखिए बच्चों, मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ठीक है। मैं एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ले 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि A21 कि माइनर ऑफ A21 कि A21 का माइनर क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात कि AIJ के माइनर को MIJ से डिनोट किया जाता है। तो हम किसका माइनर निकाले बच्चों, तो आप जो भी एलिमेंट बोलिए, मैं इसी का निकाल लेता हूं, मैं इसी एलिमेंट का। तो जरा ध्यान से देखिए ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, A22। ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, A22, ठीक है। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, M22, ठीक है। तो M22 कितना हो जाएगा, तो बच्चों अभी मैंने बताया है कि AIJ का माइनर क्या होता है, तो AIJ का माइनर एक डिटर्मिनेंट ही होता है। और कौन सा डिटर्मिनेंट होता है, तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में से ith रो और jth कॉलम को हटा देने पर जो डिटर्मिनेंट बचता है वो वाला माइनर कहलाता है, ठीक है। माइनर डिटर्मिनेंट कहलाता है। देखिए जैसे कि M22 निकालना है, मतलब हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। A22 का माइनर निकालना है, तो A22 का माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो A22 का माइनर निकालने के लिए बच्चों हमें करना होगा कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम इसको हटा दीजिए। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 1 3 7 और 9, ठीक है। देखिए ये भी एक 2 + 2 डिटरमिनेंट में आया, 1
3 7 9। देखिए जरा ध्यान से, यदि 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट किया है तो मैंने बोला है कि डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर आएगा, सबसे पहली बात। और दूसरा नंबर बात कि जो भी माइनर आएगा वो एक डिटरमिनेंट क्या का उसका ऑर्डर ओरिजिनल डिटरमिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है। जैसे इसका ऑर्डर 3 था तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैं किसी और एलिमेंट का माइनर निकालने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं इस 3 का ही निकाल लेता हूं। ठीक है, इस 3 का ही मैं माइनर निकालता हूं। ठीक है, तो ये 3 कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। तो हमें किसका माइनर निकालना है बच्चों? हमें किसका माइनर निकालना है? तो हमें निकालना है A13 का माइनर। ठीक है, A13 का माइनर क्या हो जाएगा? A13 का माइनर होगा M13। M13 क्या हो जाएगा? M13। अच्छा, M13 हम निकालेंगे कैसे? तो देखिए M13 हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात Aij का माइनर कैसे निकालते हैं? ith और jth कॉलम को हटा देते हैं। तो A13 का माइनर निकालना है तो A13 का माइनर कैसे निकालेंगे? इस फर्स्ट रो को और इस थर्ड कॉलम को हटा दीजिए। बचा कौन कौन सा एलिमेंट? 4 5 7 8। तो M13 हो जाएगा 4 5 7 8। ठीक है बच्चों, देख पा रहे हैं आप M13 कितना हो जाएगा? 4 7 5 8। तो अब आप किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं ना बच्चों? अगर निकाल सकते हैं तो एक माइनर देखिए, दिखाइएगा हमको निकाल के। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले ले रहा हूं, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं A11 A12 A13 A14। दूसरा रो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A44 होगा ना बच्चों? देखिए यहां पे हमने 4 क्रॉस 4 डिटरमिनेंट लिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसके किसी भी एक एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना है, जैसे मैं मान लेता हूं कि हमें A23 का ही माइनर निकालना है। ठीक है, तो A23 का माइनर को हम डिनोट कैसे करेंगे? M23 से। ठीक है, M23 से। अच्छा, M23 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? A23 का माइनर निकालना है, यानी कि हमें Aij का माइनर कैसे निकालते हैं? ith रो और jth कॉलम को हटा देते हैं। तो A23 का माइनर के लिए हमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा देना होगा। जैसे ही हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा बच्चों? हमारे पास A11 A12 A14 A31 A32 A34 A41 A42 A44। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट आ गया जिसमें एलिमेंट क्या क्या? A11 A12 A14 A31 A32 A34 A41 A42 A44 होगा? अरे होगा या नहीं होगा? यहां पे हमारे पास इस A23 का माइनर आ चुका है M23। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि माइनर भी एक डिटरमिनेंट होगा जिसका ऑर्डर ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक कम होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3 क्रॉस 3। इसका कितना था? 4 क्रॉस 4। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आप लोग डिटरमिनेंट के माइनर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग माइनर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए। ठीक है बच्चों, मैं इस एग्जांपल को मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं इस एग्जांपल को मिटा रहा हूं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इस पूरे को जल्दी से नोट कीजिए, इस पूरे को जल्दी से नोट कीजिए।
अच्छा बच्चों, ये माइनर कोफैक्टर, ये सब हम एक डिटरमिनेंट के वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। और बहुत जरूरी है एक डिटरमिनेंट के वैल्यू को इवैल्यूएट करना, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें सीखना होगा, ठीक है। इसलिए इन सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से सीखिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि डिटरमिनेंट एक नंबर है, तो अब इस नंबर को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको इन टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी जो है अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं कोफैक्टर का डेफिनेशन लिख रहा हूं, यहां पे आप भी मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर, ठीक है बच्चों। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, कोफैक्टर of element Aij is denoted by Cij and is defined as follows, and is defined as Cij is equals to -1 की पावर I plus j into Mij, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको समझाता हूं, ठीक है, कि कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो समझिएगा कि देखिए जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर किसी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम Cij से डिनोट करते हैं, जैसे माइनस को Mij से करते हैं, उसी तरह कोफैक्टर को Cij से। और ठीक है, और कोफैक्टर डिफाइंड कैसे है, तो Cij, कोफैक्टर Ij का जो वैल्यू होता है वो -1 की पावर I plus j into Mij के इक्वल होता है। यानी कि समझिएगा, ठीक है, कि Mij यानी कि माइनर में, किसी भी एलिमेंट के माइनर में -1 की पावर I plus j से मल्टीप्लाई कर दो तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। उस एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा। किसी एलिमेंट के माइनर से -1 की पावर I plus j को मल्टीप्लाई कर दो तो वो उस एलिमेंट के कोफैक्टर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोफैक्टर इसी तरह से डिफाइंड ही है, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर रखना है। अब देखिए कभी-कभी कोफैक्टर जो है माइनर के इक्वल होता है, कभी-कभी माइनर के नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। देखिए ये जो I plus j है, ये जो I plus j है, अगर I plus j का वैल्यू ऑड आ जाए, अगर I plus j का वैल्यू ऑड आ जाए तो कोफैक्टर जो है, सॉरी कोफैक्टर जो है माइनर का नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। I plus j ऑड आ जाए तो -1 की पावर ऑड नंबर -1 के इक्वल आता है, तो माइनस टाइम्स Mij आ जाएगा अगर ये ऑड आ जाए। और अगर I plus j इवन आ जाए तो कोफैक्टर और माइनर दोनों इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा है कि इस 5 का माइनर कितना है, m22, ये 5 का माइनर m22 किसके इक्वल है, 1379 के। अब देखिए m22 है। अच्छा अब हमें इसी का अगर कोफैक्टर लिखना होगा, ठीक है, कोफैक्टर लिखना पड़े, कोफैक्टर मींस हमें कौन सा वैल्यू लिखना पड़े, C22। तो C22 क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों Cij कितना है, -1 की पावर I plus j into Mij, तो C22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर I plus j यानी कि 2 plus 2 into m22 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे C22 m2 के इक्वल आ गया, दैट इज m22 कितना है, 1379, 1379। तो देखिए यहाँ पे आपका कोफैक्टर और माइनर इक्वल आ गया या नहीं आ गया। अब देखिए अगला जो है m13, इसमें भी आपका कोफैक्टर और माइनर इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 plus 3 आपका कितना है, 4 है। 1 plus 3 कितना है, 4 है। अब मैं कोई एक अलग एलिमेंट, जैसे कि ये एलिमेंट है, ठीक है, कितना है, 8 है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है 8, ये सेकेंड कॉलम में, थर्ड और सेकेंड कॉलम
माइनर क्या हो जाएगा, ये कौन सा हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो M32, ठीक है, M32 किसके इक्वल आ जाएगा, M32 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, तो देखिए M32 जैसे ही M32 निकालेंगे तो सबसे पहले ये वाला और ये वाला खत्म, बचा नंबर 1346, तो M32 किसके इक्वल आ गया, 1346। अब हम अगर C32 निकालने की कोशिश करें, हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम के में जो एलिमेंट है, थर्ड और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका अगर हम कोफैक्टर निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 2 into Mij, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -1, तो यहां से और ये M32 के इक्वल हो जाएगा, C32 -1 की पावर 3 + 2 into M32 के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, माइनस टाइम्स 1346। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर जो है माइनर का नेगेटिव टाइम्स आ गया या नहीं आ गया, तो कभी माइनर कोफैक्टर का के इक्वल आ जाएगा और कभी माइनर के नेगेटिव टाइम आ जाएगा, कभी कोफैक्टर जो है माइनर के इक्वल आ जाएगा और कभी माइनर के नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज का हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा आप लोग, आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, आप सब लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और फिर अभी आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों का यही अभी होमवर्क है, ठीक है बच्चों, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, थैंक यू।